क्लास 8 चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, बीते समय की झलक, अतीत की यादें, अतीत की झलकियाँ। दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय एस.डी. सावंत। एस.डी. सावंत का फुल फॉर्म है सर्वपात ज्ञानदेव सावंत। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हेयर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ पर कुछ पिक्चर के रूप में, तस्वीर के रूप में हमारे इतिहास की झलक दी गई हैं, हमारे देश के इतिहास की झलक 1757 से 1857 तक। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, यू रिमेंबर इन 1757 देयर वाज अ बैटल नेम्ड प्लासी। प्लासी का बैटल हुआ था 1757 में, जिसने कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का बीजारोपण कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर दी थी, वहां से आगाज हो गया था हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों के व्यापार का, अंग्रेजों के शासन का। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प, ये तस्वीरें और स्पीच बबल्स, मतलब स्पीच बबल्स के रूप में जो स्पीच है वो हेल्प करेंगी क्लेरिफाई और अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी समझ को स्पष्ट करने में। अब किस चीज की समझ? तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, उन कंडीशंस की समझ को स्पष्ट करने में मदद करेंगी जिन कंडीशंस ने लेड टू द इवेंट, जिन कंडीशंस की वजह से ये घटना घटित हुई, जिसको जाना जाता है नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का, वह है। पहला पैराग्राफ है बच्चों, द मार्टर्स, शहीद, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान। अब देखो बच्चों, ये कॉमिक्स के रूप में, पिक्चर के रूप में यहाँ पर डायलॉग्स दिए गए हैं, स्पीच दी गई हैं। ओह माय कंट्रीमैन, ओ मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल, अपनी आंखों को भरने दो, भर लो, विथ टीयर्स, आंसुओं से। एज यू रिकॉल, क्योंकि तुम याद कर रहे हो, द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स, भारत के शहीदों की कुर्बानी को तुम याद कर रहे हो। बच्चों, ये वो वाला गीत है जो आपने सुना होगा, देशभक्ति गीत, ए मेरे वतन के लोगों, ओह माय कंट्रीमैन, जरा आंख में भर लो पानी, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स। बच्चों, ये लता मंगेशकर ने गाया था, और ये यहाँ पर नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी आपको बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। अगले पिक्चर में कुछ रिवॉल्यूशनरीज, ग्रेट पर्सन्स के फोटो दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, और मासेस जो गैदरिंग है लोगों की, वो है। अगला पेज देखेंगे बच्चों, सेकेंड पॉइंट, द कंपनीज कॉन्सिक्वेंसेस। कंपनीज मतलब कंपनी की, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्लासी युद्ध के बाद 1757 के बाद भारत में स्थापित कर दी गई थी। तो 1757 टू 1849 तक अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, विजय, कॉन्सिक्वेंस। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने शानदार हथियारों के साथ, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग, अपने हथियारों के साथ, की मदद से, की सहायता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रसार कर रही थी, फैला रही थी इट्स पावर, अपनी शक्ति को, इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये यहाँ पर मैप दिया गया है 1765 का। इसमें जो येलो कलर है वो इंडियन प्रिंसेस हैं। देखो 1765 में बच्चों भारत देश में ये जो पीला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी भारतीय रियासतें हैं। इनका आधिपत्य, इनकी अथॉरिटी इंडियन प्रिंसेस के पास में है। और जो ये पिंक कलर में है, ये ब्रिटिश टेरिटरी, ये ब्रिटिश टेरिटरी मतलब ये बंगाल का साइड है बच्चों। ये अपने पूर्व दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन है, और ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल है।
बंगाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। आपको ध्यान होगा, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, मीर जाफर का पुत्र मीरन जिसने हत्या कर दी थी जंगलों में, वो इतिहास की कहानी है। और ये चैप्टर आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंग्लिश के साथ साथ हिस्ट्री को भी टच कर रहा है और हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को टच कर रहा है पैराग्राफ, जो कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे देखेंगे, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारतीय राजकुमार थे, जो भारतीय राजा थे, शॉर्ट साइटेड थे, मतलब अदूरदर्शी, दूर की न सोचने वाले, मतलब आगे, बहुत आगे क्या होना चाहिए, कैसा क्या, वो ना देखने वाले, ना सोचने वाले। अब वो आपस में बात कर रहे हैं। देट अप स्टार्ट राजा बाह के राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाते हैं। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, मतलब वो कहते हैं, बाह के राजा कहते हैं कि अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, अंग्रेजों को बुलाओ, वे हमारी मदद करेंगे। टू डिफीट हिम, उसको हराने में। अब देखो, ये किंग जो बैठा हुआ है, ये अपने दरबारियों से कह रहा है कि अंग्रेजों को बुलाओ, हम उनसे मित्रता करेंगे और हमारा जो दुश्मन है, जो पड़ोसी राज्य है, जिनको हम जीतना चाहते हैं, उनको हराने में अंग्रेज हमारी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि अंग्रेजों के पास सुपीरियर वेपन्स थे, मॉडर्न आधुनिक हथियार थे उनके पास। अगला पैराग्राफ, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो प्रतिद्वंदी थे, प्रतिद्वंदियों ने सहायता की ईस्ट इंडिया कंपनी की। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इट का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से भारतीय राजाओं को कर्जदार बना दिया, अपने बंधन में ले लिया। ए फार सीइंग रूलर, एक दूरदृष्टि वाला शासक। अ फार सीइंग रूलर, एक दूरदृष्टि शासक। द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर का टीपू, जिसका टीपू नाम था। फॉर द ब्रिटिश, वो अंग्रेजों से लड़ा। टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक वह लड़ते लड़ते मारा गया। मतलब मैसूर का एक सुल्तान था, टीपू सुल्तान शासक था, दूरदृष्टि था, दूर का देखने वाला था, आगे की सोचने वाला था। अंग्रेजों से लड़ा और लड़ते लड़ते मारा गया। ये टीपू सुल्तान वही हैं बच्चों जो मैसूर के हैं और हैदर अली के पुत्र हैं टीपू सुल्तान। थैंक गॉड, अब ये भारतीय लोग आपस में बात कर रहे हैं, भारतीय राजा, कि भगवान का शुक्रिया है। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब कोई युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है और ठगों के द्वारा कोई लूटपाट नहीं है। इट इज गॉड, यह भगवान ही है। हु सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा। ये भारत के लोग आपस में बात कर रहे हैं, राजा लोग, कि ब्रिटिश बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मदद की हमारे दुश्मनों को हराने में। अब लड़ाइयाँ कम हो गई हैं पहले की अपेक्षा, तो ये ब्रिटिश को अभी अच्छा मान के चल रहे हैं। अब अगला व्यक्ति कह रहा है, अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड, हमारी नियति, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य लिंक्ड है, बधा हुआ है, अटैच्ड है। विद देम, उनके साथ, मतलब अंग्रेजों के साथ हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी, नियति बधी हुई है, अटैच है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इन जीतों का, इन स्थितियों का भारतीय लोग कैसे बात कर रहे हैं, वो ये वर्णन है यहाँ पर। कॉन्क्वेस्ट्स, जीत, विजय, विक्टरी। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथॉर्न्ड अवर किंग्स। अब दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे हैं कि सफ़ेद आदमी ने, मतलब अंग्रेज ने, गोरे ने मार दिया है और सिंहासन से उतार दिया है, सिंहासन अवरूढ़ कर दिया है हमारे राजाओं को। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार, दे वर ऑफ दिस लैंड, वे इसी देश के तो थे, इसी भूमि के तो थे, भले ही वो अच्छे नहीं थे लेकिन वो भारत के ही तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स, अब हम गुलाम बन चुके हैं। ऑफ फॉरेनर्स, अब हम अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। अगला पेज, नेक्स्ट पेज है। ब्रिटिश रूल
थर्ड है बेटा ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, 1765 से 1836 तक ब्रिटिश रूल का सीन देखो क्या चला। रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक नेता, धार्मिक लोगों ने प्रीच्ड, उपदेश दिए, आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। भारतीय उपदेशकों ने, धार्मिक उपदेशकों ने चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और छुआछूत, अस्पृश्यता की जागरूकता फैलाने के लिए उपदेश दिए। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज, जो कोई भी समुद्र पार करता है, लॉसेस हिज रिलीजन, अपना धर्म खो देता है। यहाँ पर एक धर्म गुरु हैं जो लोगों को प्रीच कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि समुद्र पार करने से धर्म नष्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर उस समय ब्रिटेन का युद्ध दूसरे देश से चल रहा था और भारत के जो लोग थे जिनको सेना में सैनिक के रूप में भर्ती किया जा रहा था, उनको युद्ध में भेजा जाना था या भेजा जा रहा होता था, तो उनको रोकने के लिए आगे बात हो रही है। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कि दुनिया में जितना भी दुख है, जितनी भी माइजरी है, दरिद्रता है, परेशानी है, सब महिलाओं की वजह से है। अब ये दूसरे संत ये उपदेश दे रहा है। बच्चों यहाँ एक बहुत समझने वाली बात है, ये आपको इस तरीके से अगर पढ़ा दी गई ये चीज़ क्लास में मेरे द्वारा या किसी के द्वारा, तो आप गलतफहमी में पड़ जाएंगे। यहाँ पहले वाले सीन में उपदेश दिया एक संत ने कि समुद्र पार करने से धर्म नष्ट होता है, तो बेटा इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग समुद्र पार ना करें और मतलब ब्रिटेन के कठपुतली बन के ना रह जाए, अपनी जान देने ना चले जाए। ऊपर की लाइन में देखना बेटा, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा रही है। अब यहाँ पर ये संत कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी दुख हैं सब महिलाओं की वजह से हैं। अब बेटा ये बात क्यों कही जा रही है? फिर तो ये वो वाली बात लागू हो जाएगी, वो जो लोग गलत फहमी में कह देते हैं, तुलसीदास रामचरितमानस, वो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो गलत सेंस में उसका अर्थ ले जाना होता है, अर्थ का अनर्थ। तो यहाँ भी इस बात को समझें कि चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह की प्रथा थी वहाँ पर, कि मतलब बहुत कम उम्र में ही शादी फिक्स कर देना, सगाई फिक्स कर देना और शादी कर देना, तो आगे चल के जीवन का संतुलन बिगड़ना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर उस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए थोड़ी सी ये बात कही जा रही है, मतलब उस चीज को थोड़ा बाउंड करने के लिए, रोकने के लिए थोड़ा सा। आगे देखेंगे, द ट्रुथ वॉज दैट, सत्य यह था कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, भारतीय लोग अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, ब्रिटिश ने उनका तिरस्कार किया, अपमान किया। अब ब्रिटिश आपस में बात कर रहे हैं। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, जो भारत के मूल निवासी हैं, नेटिव हैं, विश्वास के काबिल नहीं हैं। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और उनमें ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी की क्षमता उनमें नहीं है। अब एक भारतीय व्यक्ति वहां पर खड़ा है जो गुलाम टाइप का है, चापलूस टाइप का है, वो कहता है ट्रू, सही है योर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट, मेरे मालिक आप सही कह रहे हो भारतीय लोगों के बारे में, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार भारतीय हूं। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी बनकर, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, ब्रिटिश तेजी से मुनाफा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, उनके हैवी टैक्सेस ने, बहुत ज़्यादा टैक्स ने, करों ने भारतीय किसानों को अपनी भूमि, अपने खेत त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, अब एक भारतीय व्यक्ति कह रहा है अंग्रेज से कि तुम्हारे आदमी हमारी सारी फसल ले रहे हैं, छीन रहे हैं। अब अंग्रेज जवाब देता है उसको, यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी कर्ज में हो, टैक्स में हो, ऋण में हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले सप्ताह तक इसे नहीं चुकाते हो, आई विल सेंड, मैं भेज दूंगा, यू, तुम्हें, टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। स्टिल, फिर भी, द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, ब्रिटिश लोगों ने अन्य तरीके खोजे, विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, जो उनको और ज़्यादा फायदे दे सकते थे। किनको? अंग्रेजों को।
अब वो क्या तरीके थे, तो देखो आपस में बात कर रहे हैं अंग्रेज। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो सामान मैन्युफैक्चर होता है, बनाया जाता है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात कर, आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब भारत में लाया जाए। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब होती है बेटा, जब दूसरे देश से कोई सामान किसी देश में आता है तो आने का, उस देश में एंट्री होने का जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटी शुल्क लगती है, एक्साइज ड्यूटी, उसको कहा जाता है। तो ब्रिटिश लोग बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो सामान बनता है, भारत में जो सामान आ रहा है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन का बना हुआ जीन्स का कपड़ा, जीन्स की टी शर्ट, पैंट वगैरह, और वहाँ का जो सामान होता था भारत में उस समय आना स्टार्ट हो गया था। अब दूसरा अंग्रेज कहता है गुड आइडिया, अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों ने, कानूनों ने शुरू कर दिया लंगड़ा बनाना, पंगु बनाना भारत की इंडस्ट्रीज को, भारत के उद्योग धंधों को पंगु बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड, इसी क्रम में क्या हुआ कि फेमाइन्स, आपदा, फेमाइन माने होता है आपदा, विपदा, जैसे बाढ़ होती है, फ्लड, भूकंप होता है, अर्थक्वेक, तो आपदा आई, अकाल पड़ा, कहाँ पर, बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1822 में अकाल पड़ा, 1822 से 1836 के बीच, और लगभग 15 लाख इंडियंस, 15 लाख भारतीय लोग मारे गए भूखमरी से। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their business, भारतीय आर्टिजन्स को और उनके व्यापार को, ये आर्टिजन माने होता है दस्तकार, दस्तकार जैसे हाथ से जुलाहा जो कपड़ा बुन रहा है कोई वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों को ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या किया, नष्ट कर दिया। नेक्स्ट पेज, फोर्थ, राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की स्थापना करना, समाज में फैली कुरीतियों को, पाखंडों को, हिपोक्रेट्स को दूर करना, ये राम मोहन राय का उद्देश्य था। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राम मोहन राय ने। राम मोहन राय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल के एक पढ़े लिखे होशियार विद्वान व्यक्ति राम मोहन राय, अंडरस्टूड, समझा, उन्होंने समझा, क्या समझा, व्हाट वॉज रॉन्ग विद द कंट्री, कि देश के साथ गलत क्या हो रहा है। अब आपस में बात करते हैं वो, लेट अस नॉट डिस्पाइस अवर सेल्व्स, हम अपना तिरस्कार नहीं करें, अपना अपमान नहीं करें। अवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी जो भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, ये बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम महान से महान उपलब्धियों को हासिल करने में सक्षम हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए, सुधार करना चाहिए अपने समाज में। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशंस माने होता है बेटा ब्लाइंड फेथ्स, अंधविश्वास, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं। ये किसने कहा, राम मोहन राय ने कहा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग सेम होता है, समान होता है। इसी प्रकार डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग उपदेशकों, अलग अलग शिक्षकों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी धर्मों का सार एक जैसा है। सबका सार, सबका उपसंहार क्या है, मानव का कल्याण है। इसी बात पर भिंड के मुझे गीतकार हैं, उनका एक दोहा याद आ रहा है। पांडे जी हैं, राम कुमार पांडे साहब, उनका एक बड़ा अच्छा दोहा मैंने सुना था बहुत साल पहले एक कवि सम्मेलन में, कि मंदिर मस्जिद चर्च हो या हो गुरु का द्वार,
मकसद सबका एक है, प्राणी का उद्धार। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। और यही घटना आपने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर आपने राधा कृष्णन के जीवन पर कुछ प्रसंग सुने होंगे, तो इसी से संबंधित एक डायलॉग उन्होंने भी दिया था, अंग्रेजों को रिप्लाई किया था। खैर, कम टू द पॉइंट। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। ही मतलब ये राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वॉज अट्रैक्टेड, आकर्षित थे, बाय साइंस, विज्ञान से और आधुनिक ज्ञान से। अब वो कहते हैं नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो ज्ञान है शुड बी, उसे होना चाहिए प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और वैज्ञानिक। ज्ञान को व्यवहारिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब उसमें अंधविश्वास वगैरह नहीं होने चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड। उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड गए, टू सी, देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि ब्रिटिश लोगों को पावरफुल किस चीज ने बनाया। देयर ही टोल्ड देम, वहां उन्होंने कहा, अंग्रेजों से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हम तुम्हें रूलर के रूप में, शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, और यू मस्ट एक्सेप्ट, तुम्हें भी स्वीकार जरूर करना चाहिए हमें, एज सब्जेक्ट्स, प्रजा की तरह। बेटा सब्जेक्ट मतलब विषय भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में कर्ता भी होता है। यहां पर सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, पीपल, लोग, मास, सिटीजन, नागरिक। तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से कहते हैं कि हम आपको रूलर्स के रूप में, अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको भी प्रजा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। बट लेकिन यू मस्ट रिमेंबर, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट्स। आपको उस जिम्मेवारी का ध्यान रखना चाहिए जो एक शासक शपथ लेता है, कसम खाता है जिस जिम्मेवारी की, किसके लिए, टू हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के लिए, कि मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगा, और फला ढिका, ये जो आदर्शवादी बातें होती हैं जो हर नेता लेता है, शपथ लेता है ना, हर पॉलिटिशियन, वही सारी चीजें हैं ये। आगे देखेंगे 5 नंबर पे है ऑपरेशन, मतलब दमन, शोषण, 1765 टू 1835। बट द ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन चालू रखा, शोषण चालू रखा। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने रेगुलेशन 3 पारित किया। ये रेगुलेट वर्ब से बना है बेटा, रेगुलेट माने होता है नियमन करना, नियमित करना। रेगुलेट से बना रेगुलेशन मतलब नियमन, और उससे ही बना है रेगुलर मतलब नियमित। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट थे कुछ जो अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए थे भारत देश को चलाने के लिए, भारत देश के सिस्टम को चलाने के लिए। और यही रेगुलेटिंग एक्ट और अंग्रेजों के द्वारा किए गए जो प्रावधान हैं, जो नियम कायदे हैं, वही आगे चल के बेटा भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खैर, कम टू द पॉइंट। अंडर इट, इसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, किसी भी भारतीय को जेल भेजा जा सकता था बिना कोर्ट में उपस्थित किए हुए, बिना उस पर अभियोग, मुकदमा, बिना मुकदमा चलाए हुए उसको डायरेक्ट जेल भेजा जा सकता था। वैसे नियम क्या होता है बेटा, आज की डेट में भी देखते हो, पहले गिरफ्तार किसी को अगर किया जाता है किसी शक पे, किसी रिपोर्ट पर, तो उसे थाने भेजा जाता है, और थाने भेजने के 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में, कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। और कोर्ट के द्वारा अगर उसे ये साबित होता है उस पर कोई अभियोग, कोई क्राइम, तब उसको जेल भेजा जाता है। इसको बेटा 24 घंटे के अंदर पेश करने को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखो, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, भारत में जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो हमेशा उनको बड़ी सैलरी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस, और जो भारत में और व्यापार वो लोग करते थे उनमें भी किस्मत आजमाने का मौका उनको मिलता था। बाय 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। 1829 तक
ब्रिटेन भारत में भेज चुका था, भारत से एक्सपोर्ट कर चुका था ब्रिटिश गुड्स को, कितने, लगभग 7 करोड़ रुपए की कीमत के विदेशी सामान को। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, ब्रिटिश ने प्रोस्पर किया, समृद्ध किया, कंपनी की लूट को बढ़ाया। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि भारतीय उद्योग धंधे मरने लगे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था घर वापस हुआ और कहा, उसने रिपोर्ट किया, द बोन्स ऑफ कॉटन वेव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब वो वापस अपने घर जाके लिखता है, एक रिपोर्ट में कहता है कि भारत के जो मैदान हैं उन मैदानों में जो कॉटन की हड्डियां हैं, जो भारतीय कॉटन मतलब कॉटन के जो व्यापारी थे भारत के लोग, उनकी हड्डियां हैं, उन मैदानों को सफेद कर रही हैं। इसका मतलब है भारत के ऐसे कृषक जो कॉटन का, कपास की भूमि कृषि करते थे, व्यवसाय करते थे, उनकी वो व्यवसाय नष्ट कर दिया गया है नील की खेती के द्वारा या अन्य खेती के द्वारा, या उनकी खेती को हड़प लिया गया है। अब वो किसान भूखों मर रहे हैं और उनकी हड्डियां उन मैदानों में बिखरी पड़ी हैं मरने के बाद, भूख से मरने के बाद, जो उन प्लेन्स को, मैदानों को ब्लीच कर रही हैं, सफ़ेद बना रही हैं। हड्डियां सफ़ेद रंग की होती हैं ना, ये लाइन का मतलब है। नेक्स्ट, डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि, 1835 से 1856। एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा, वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो शिक्षा थी उस समय वो पर्शियन मतलब फारसी। बेटा ये फारसी भाषा मुगलों की राजभाषा थी। आप देखोगे तो अंग्रेजों से पहले किसका राज चल रहा था? मुगलों का राज चल रहा था। 1526 में बाबर आया, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम मतलब जहांगीर, फिर शाहजहां मतलब खुर्रम, फिर औरंगजेब, बहादुर शाह जफर प्रथम, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति में, है ना। उनके बाद मुगल खत्म हो गए। तो मुगलों की राजभाषा फारसी थी, तो उस समय फारसी पर्शियन भाषा में शिक्षा चल रही थी, और हमारी भारत की जो देव भाषा, आदि भाषा संस्कृत, वो शिक्षा का माध्यम चल रही थी। इन 1835 में एक अंग्रेज जिसका नाम था मैकियावेली, लॉर्ड मैकाले अंग्रेज था, उसने एक चेंज किया। ये लॉर्ड मैकाले वही व्यक्ति है जिसने भारतीय शिक्षा को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसने अंग्रेजों के सामने सुझाव रखा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है, ज़्यादा लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो या डाइवर्ट कर दो। तो लॉर्ड मैकाले जो था, लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा की नींव को पूरा का पूरा अंग्रेजी माध्यम में तैयार कर दिया, जिससे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के बच्चे एक अंग्रेजी क्लर्क बन के निकलें और अंग्रेजों की क्लर्क की नौकरी करते रहें, उनके कार्य में सहयोग देते रहें। खैर, पॉइंट पर आओ। लॉर्ड मैकाले ने एक सजेस्ट चेंज किया। उसने कहा, वी शुड टीच दी नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें भारत के निवासियों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो उसने कहा, आई एग्री, मैं सहमत हूं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs। अंग्रेजी शिक्षा ने प्रोड्यूस किए, बनाए क्लर्क, मतलब भारत के ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो क्लर्क के रूप में पढ़ाई से बनकर सामने आए, उभर कर, जिनको ब्रिटिश एक छोटी सी तनख्वाह, छोटे से जॉब में रखते थे अपने नीचे, अपने अंडर में। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। संयोगवश इस अंग्रेजी शिक्षा ने एक नई जनरेशन को जन्म दिया, एक इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमान लोगों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिमान, बौद्धिक। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी भौतिक सुविधाओं में इम्प्रूव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। फॉर देट, उसके लिए, वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके लिए हमें अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए। अंग्रेजों को बतानी चाहिए हमें अपनी परेशानियां।
बाय 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक ब्रिटेन लगभग पूरे भारत को जीत चुका था। ये देखो पीले रंग में है भारत के राज्य, भारत के राजकुमार का शासन है जिन पर, राजाओं का, और ये गुलाबी में है ब्रिटिश एरियाज। ये ब्रिटेन यहाँ पर इन जगहों पर कब्जा कर चुका है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। दे मतलब अंग्रेज। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की आवश्यकताओं की बहुत कम चिंता की। अब भारत के लोग आपस में बात कर रहे हैं। अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। हमारे राजा कठपुतली बन चुके हैं। बिकम माने बनना, पपेट कठपुतली। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स। और हम अपने पुराने काम धंधे सब खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और अपनी जमीन भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। वे हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हिंदू से ईसाई धर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं, उनके विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर रहे हैं। अब अगला व्यक्ति कहता है, भारत का व्यक्ति, यू ओनली टॉक। तुम सिर्फ बात करते हो। डू समथिंग, कुछ करो। टू ड्राइव देम आउट। बेटा यहाँ पर देम नहीं होगा, देम होगा। कुछ करो, टू ड्राइव देम आउट, उन्हें भगाने का, मतलब अंग्रेजों को बाहर भगाने का, भारत से बाहर हटाने का के लिए कुछ करो। तुम केवल बात करते हो। यू ओनली टॉक। द स्पार्क्स, चिंगारी, 1855 से 1857। टैक्सेस कंटिन्यूड टू ruin द पीजेंट्स। अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स लगाए गए थे वो जारी रहा उनका। किस रूप में जारी रहा? पीजेंट्स को, कृषकों को नष्ट करने में। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। संथाल एक जाति थी जो बंगाल में थी। संथालों ने अपनी जमीन खो दी थी। अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो अंग्रेजों ने नया जमीन का नियम बनाया था। बिकेम डेस्परेट, निराश किया, इस नए नियम ने निराश कर दिया किसानों को, संथाल लोगों को। इन 1855 में दे रोज इन रिबेलियन एंड मस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। 1855 में वो एक विद्रोहियों के रूप में उठे, खड़े हुए, और उन्होंने यूरोपियों का, मतलब अंग्रेजों को और उनके सपोर्टर्स को मार डाला, घेर करके मार डाला। ये देखो विद्रोह क्रांति हो रही है और ये घेर करके मार डाला। डिसकंटेंट वॉज ब्रिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो असंतोष की भावना थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी बढ़ रही थी, भड़क रही थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारत के सैनिक थे। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूग पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट। जो अंग्रेज अधिकारी हैं, सिपाही हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं। ये भारत के सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। द वाइट सोल्जर्स गेट्स मतलब कि जो वाइट सोल्जर हैं वो ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं और सुख सुविधाएं उनको सब मिलती हैं। जबकि वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हमें बहुत धीमे धीमे और बहुत छोटे छोटे प्रमोशंस मिलते हैं। मतलब हम सैनिक के सैनिक ही रह जाते हैं, अधिकारी नहीं बन पाते। द अंग्रेज आस्क्ड अस, अंग्रेज हमसे कहते हैं समुद्र पार करने की, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। और हु इज़ द टोपी वाला, ये टोपी वाला कौन है? टू अबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, हमारे जो पुराने कस्टम्स, रिचुअल्स, परंपराएं चली आ रही हैं उनको हटाने वाला, खत्म करने वाला ये टोपी वाला होता कौन है? वी मस्ट ड्राइव आउट दी अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को जरूर बाहर खदेड़ना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए हमारे देश से। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। हजारों सिपाही रिवोल्ट मतलब क्रांतिकारी हुए, क्रांतिकारी के रूप में परिवर्तित हुए, क्रांति में शामिल हुए, और उन्हें उनकी यूनिफॉर्म से अलग कर दिया गया। मतलब उनकी यूनिफॉर्म हटा दी गई, मतलब उनसे जो सेना में पद दिया गया था उनको, वो उनसे छीन लिया गया, यूनिफॉर्म उनसे छीन ली गई। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड।
सिपाही मंगल पांडे जो 34वीं 34th रेजिमेंट का जवान था, सोल्जर था, उसने अपने अंग्रेज अधिकारी को, सर्जेंट को गोली मार दी थी, पकड़ा गया और फांसी की सजा प्राप्त की उसने। इसीलिए मंगल पांडे इज कॉल्ड द फर्स्ट मार्टर ऑफ स्लेव इंडिया। गुलाम भारत का प्रथम शहीद मंगल पांडे को कहा जाता है। आगे देखेंगे, ह्यूमिलिटीज एंड पुट इन आयरन्स। उन सिपाहियों को, सभी को जो क्रांतिकारी बने, उनको सबको सलाखों में, हथकड़ियों में कैद किया गया और अपमान किया गया उनका। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस। बहुत कम ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय लोगों की चिंता की, इंडियन कस्टम्स, भारत के कस्टम्स की, और पीपल्स माइंड, और लोगों की विचारधाराओं की और संस्कारों की, परंपराओं की परवाह की। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, गर्व करते हैं हम तुम पर ब्राह्मण सिपाही। डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो कि द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जो तुम्हें काटनी होती है, जो बुलेट पर, कारतूस पर जो गीज लगी होती है, वो बनी होती है किसकी? गाय और सुअर की चर्बी की। व्हाट, क्या कह रहे हो ये तुम? द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अंग्रेजों ने हमें धोखा भी दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्दी ही चपाती को गांव से गांव भेजा गया। स्टूडेंट्स इस बात को समझ लो, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो चपाती मतलब रोटी और कमल का फूल, मतलब ये चपाती रोटी का मतलब है गांव गांव में भेजना, मतलब गांव के लोगों को याद दिलाना कि उनके जो मालिक हैं, राजा हैं, राजकुमार, जमींदार, उनको जरूरत है तुम सबकी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए। मतलब रोटी की कीमत याद करो, उस अन्न का ध्यान करो जो अन्नदाता ने तुम्हें दिया था, तुम्हारा पालन पोषण किया था प्रजा के रूप में। अब तुम्हारी प्रजा की जरूरत है अंग्रेजों से लड़ाई के विरुद्ध। तो चपाती भेजी गई गांव टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए कि देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि उनके शासक उनकी सेवा चाहते हैं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे सभी गांव वाले तैयार रहेंगे इस लड़ाई में। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, साथ साथ में ही कमल के फूल को भी सर्कुलेट किया गया, बांटा गया भारतीय सिपाहियों में। डेथ टू द फॉरेनर, अंग्रेजों की मौत। द मासेस गेव ऑल हेल्प द शेल्टर एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, मासेस ने, लोगों ने शरण और सभी प्रकार की सहायता प्रदान की देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को जो इस क्रांति में हिस्सा ले रहे थे। रिवोल्ट 1857, देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में 1857 की क्रांति का आगाज हुआ 10 मई को। द सिपाहीज मार्च्ड टू दिल्ली, सिपाही इकट्ठे होकर के यमुना नदी पार करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के लाल किला में दरबार में पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर सेकेंड जो मुगल शासक थे वो पेंशन ले रहे थे, पेंशन भोगी थे अंग्रेजों के, और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये भारतीय सिपाही, सैनिक, क्रांतिकारी इकट्ठे होकर पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा नेतृत्व संभालो, आप मुगल घराने से हो, सारी राजनीति, सारे दांवपेच जानते हो, हमारी मदद करो, प्रतिनिधित्व करो अंग्रेजों से लड़ने में। तो बहादुर शाह जफर जवाब देते हैं कि मैं बूढ़ा व्यक्ति खुद अपना जीवन यापन कर रहा हूं अंग्रेजों की पेंशन से, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन इंडियन लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, अपील की, तो वो मान गए। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, हमारे बहादुर शाह लंबी उम्र पाएं। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर, चारों तरफ फैल गए क्रांतिकारी और यमुना नदी पार करके दिल्ली में पहुंचे, दरबार में, लाल किला में। अब आगे बात होती है, मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। अब वो कह रहे हैं बहादुर शाह से और आपस में बात कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनें छीन ली है हमारे भाइयों की ब्रिटिश पॉलिसीज ने, है ना। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, सफ़ेद लोगों का शासन, अंग्रेजों का शासन जरूर अंत होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स
like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. बहुत सारे जो पहले के रूलर थे, शासक थे, जो अंग्रेजों को आने के बाद शासन से हटा दिए गए थे, जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ। ये लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिजारिस कादिर के नाम पर, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने, कानपुर से नाना साहेब जिनका नाम धोधू पंत था और तात्या टोपे ने। तात्या टोपे कानपुर से होते हुए यहाँ झांसी और ग्वालियर आ गए। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहायिका झलकारी बाई ने। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, और इलाहाबाद से लियाकत अली ने, और लखनऊ हो गया ये। तो इन जगहों से क्रांति का नेतृत्व हुआ था। और अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने क्रांति को दबाया, दिल्ली में कैप्टन हडसन और निकलसन ने क्रांति को दबाया, लखनऊ और कानपुर में कैंपबेल ने क्रांति को दबाया, और कैप्टन आयर ने, अंग्रेज अधिकारी आयर ने मेरठ से क्रांति को दबाया। इन जगहों पर क्रांति हुई थी। तो ये बेगम हजरत महल कह रही हैं, द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, अंग्रेजों ने मेरे राज्य को छीन लिया है। दे ज्वाइंड द अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरेनर, अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई जारी की गई थी उन्होंने उसको ज्वाइन किया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, हाँ, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया था, जहाँ पर आयर ने, जनरल आयर ने क्रांति को दबाया था। उन्होंने लोगों को बताया, अहमदुल्ला ने, फैजाबाद ने, राइज ब्रदर्स, भाइयों उठो जागो, अंग्रेज इज रूनिंग अवर लैंड, अंग्रेज हमारी भूमि को, देश को लूट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें नाना साहेब पेशवा को अपना लीडर रखना चाहिए स्वतंत्रता के इस संघर्ष में। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो शहीद थे, शहीद ने ब्रिटिश के विरुद्ध पाउंच किया और सारे देश में, सारे भारत में लड़ाई छेड़ी, लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, ये कुंवर सिंह जो कि बिहार जगदीशपुर के थे, कुंवर सिंह ने रिसीव किया क्या, बलेट इन हिज रिस्ट, मतलब इस क्रांति में, क्रांति के दौरान जब लड़ाई चल रही थी तो उनकी कलाई में एक गोली लगी, बंदूक की गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, अब वो घायल रूप में है और उनका सहयोगी उनको ले जा रहा है, नदी पार करवा रहा है, उनको लग रहा है कि वो मरने वाले हैं। तो गंगा मैया से कह रहे हैं कि माँ गंगा, शायद यह मेरी आखिरी अंतिम